हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 12। जो हमारा चैप्टर 12 है क्या है, पादप में जनन। अब हम देखेंगे पादपों में जनन कैसे होता है। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय हमने 9 में पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता संतति का जन्म यह जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे माता पिता अपने क्या करते हैं, अपनी संतान को जन्म देते हैं, उसी प्रकार पौधे और जंतु भी हमारे अपनी जैसी प्रजाति का जनन करते हैं। जनन की विधियां कक्षा 6 में आपने पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती है। ये पादप काई का अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा होता तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग होते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें से जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादपों, बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहेली यहाँ समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कायिक परिवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 12.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। आप कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, किसी गुलाब के तने की कलम से जनन, ये हमको दिखाई दे रहा है क्या, पर्व संधि दिखाई दे रही है। और ये क्या, इसका अक्ष से जुड़ी कलिका। इसी क्रिया को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं पर्वरोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है, जिसके चारों ओर आप परिपक्व पत्तियां एक, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, आलू की आंख से अंकुरित पादप ये दिखाई दे रहे हैं हमको। क्या हो रहा है, आंख से क्या हो रहा है, अंकुरित पादप प्राप्त हो रहे हैं। आप परिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्रियाकलाप 12.2। एक ताज़ा आलू लीजिए और आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, जिनमें से प्रत्येक में एक आंख आवश्यक हो, और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आप आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं कि इसी प्रकार अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये अदरक का एक टुकड़ा है जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। बायोफिल्म
पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया या डहेलिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर बायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है, नया पादप। कैक्टस जैसे पादप वे भाग हों जो मुख्यतः पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक नए भाग के रूप में होते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक परिवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनक के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन। अब देखते हैं मुकुलन। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिक जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। यीस्ट के बारे में देखेंगे अब हम। क्रियाकलाप 12.3 शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिकल की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस जल पात्र को किसी कमरे गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के तत्पश्चात इस द्रव्य की 1 बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। ये हमारा क्या, यीस्ट कोशिकाएं विकसित होता मुकुल और फिर यहाँ पर नवीन मुकुल और ये क्या, मुकुल श्रृंखलाएं यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती है। अब हम देखते हैं खंडन। अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के और पंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पायरोगाइरा एक शैवाल में खंडन, ये हमको खंडन दिखाई दे रहा है। बीजाणु निर्माण। अब हम देखते हैं बीजाणु निर्माण के बारे में। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं में कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई में जाल बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन की ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फन पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन। ये हमारा क्या है, कवक जाल दिखाई दे रहा है या बीजाणु धानी। और ये क्या दिखाई दे रहा है, हमारे बीजाणु दिखाई दे रहे हैं हमको। हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर फर्न में बीजाणु द्वारा जनन। अब फर्न में बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, इसके फर्न में क्या हो रहा है, बीजाणु धानी पुंज दिखाई दे रहे हैं हमको। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन।
पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। क्रियाकलाप 12.4 सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों की पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? पुंकेसर। यहाँ पर क्या है? परागकोश और पुतंतु दिखाई दे रहा है हमको। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, यहाँ पर बीजांड होते हैं और ये क्या है? अंडाशय होता है इसमें। ये जनन अंग है। अब हम पाते हैं नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वार्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजाणु में होता है। लैंगिक जनक में नर और मादा युग्मकों को युग्मन से युग्मनज बनता है। परागगण जो हमारे सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के अवार्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब देखो जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है क्या हमारा स्वपरागण है, वार्तिकाग्र और ये क्या हमारा परागण। यहाँ से क्या हो रहा है? परागकण, परागकोश, वार्तिकाग्र और ये क्या है? पर परागण। अब हम देखते हैं जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा है। निषेचन। अब हम देखते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों की युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? निषेचन या युग्मनज का निर्माण। ये क्या? अंड कोशिकाएं दिखाई दे रही, अंकुरित होता परागकण। यहाँ पर हम देख सकते हैं युग्मनज निर्माण और पराग नलिका दिखाई दे रही है हमको। फल और बीज का विकास। अब हम देखेंगे निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार रसीले होते हैं जिसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट इत्यादि। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? सेब दिखाई दे रहा है। कैसा होता है? गुद्देदार होता है। ये हमारी क्या है? बादाम है, जो कैसी होती है? कठोर या सख्त होती है। बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवविधों नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर संप्रता होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवविधों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर संप्रदा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन
पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर सहीजन, ड्रम स्टिक और द्विफल मेफिल के बीज, ये हमको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सहीजन, इसमें क्या बीज और पंख ये दिखाई दे रहा है हमको। अब हम आगे देख सकते हैं प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहीजन जो होता है हमारा ड्रम स्टिक तथा द्विफल मेफिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आम, मदार रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। अगर हम देखें कि अगर एक ही स्थान पर सारे बीज गिर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही अत्यधिक परेशानियाँ होगी। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सूरजमुखी के रोम युक्त फल और मदार आंख के रोम युक्त बीज जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके उदाहरण हो सकते हैं यूरेनिया या जेंथियम है। ये क्या है हमारा जेंथियम, इसमें क्या होता है, कांटे जैसे यहाँ पर छोटी छोटी वो छिद्रें होती है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे अनेक अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द। अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर। इन सभी शब्दों का अर्थ हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनक में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर, मादा युग्मक बीजाणु पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। अब फल एवं परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज है विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने और सूर्य के प्रकाश, जल, खनिजों के लिए संप्रदा को कम करने, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।